एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो पिछले सेशन में हमने चार्जिंग मेथड को देखा था, जिसमें हमारा कंडक्शन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन में थोड़ा बहुत छूट गया था। तो फ्रिक्शन और कुछ भी नहीं बल्कि इंसुलेटर्स को चार्ज करने का एक तरीका है बाय फ्रिक्शन। तो बेसिकली आज हम लोग एक नए जर्नी को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। राइट, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अब हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज में ये चीज़ तो पढ़ लिया है कि लाइक चार्जेस जो होती है एक दूसरे को रिपेल करती है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। बट किस रेट से लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज हमारे पास दो चार्ज है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और एक और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। और दोनों का जो सेपरेशन है और ये दोनों जो है आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब चूंकि हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी से पता है कि ये दोनों चार्ज कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ठीक, ये भी हमारा पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। चूंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है इसलिए होगा क्या कि चार्ज जो होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पढ़े हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस ओर रिपेल करने की कोशिश करेगा। ये चार्ज इस चार्ज पे, मान लेते हैं कि इस चार्ज का हम लोग नाम देते हैं फन चार्ज और ये हमारा सेकेंड चार्ज है। तो सेकेंड चार्ज जो है इस फर्स्ट वाले चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा और ये चाहेगा ये चार्ज जो है, ये सेकेंड वाला जो चार्ज है फर्स्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा कि वो इसको अपनी ओर ढकेलेगा। ये हम लोग चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी से पते हैं और इसको लोग नोटेशन करने का जो तरीका है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक। इसको पढ़ते क्या है, इस नोटेशन को हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, फोर्स इस तो यहाँ पर जो है एक फोर्स लगेगा दैट, और वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। तो ये वाला जो सेकेंड चार्ज है उस फर्स्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा और वो नोटेशन क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि वेयर जो F1, 2 है, इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, राइट। इन द सेम वे हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज में ये भी पढ़ा है कि ये वाला फर्स्ट वाला चार्ज भी है वो भी सेकेंड वाले चार्ज को अपने से रिपेल करने की कोशिश करेगा और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और ये फोर्स होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको हम लोग क्या नोटेट करते हैं, और एक हमारा हो गया एंड F2, 1, ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब दो चार्ज को हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज के नेचर से अगर लाइक चार्ज है तो वो लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हम लोग कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए यहाँ पर दो चार्ज का सेम नेचर वाले चार्ज का सिनेरियो लिए हैं, एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज और एक और हमने पॉजिटिव नेचर का चार्ज लिया। अब चूंकि यह चार्ज है पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो इसका हमने नेमिंग कर दिया, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया सेकेंड चार्ज। तो जो सेकेंड चार्ज है उस फर्स्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं,
F1,2 उस पर वेक्टर, और इसको हम लोग पढ़ते क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलरली जो है वो चार्ज 1 वो भी चार्ज 2 पे एक फोर्स लगाएगा। ये सब तो हम, चलो भाई ये तो हमें पता था क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज से हमें पढ़े थे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली बताता है कि ठीक है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगी, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वट एट वाट रेट, यह रेट बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो एक और हम लोग वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, सिंस we know that like charges repel each other while unlike charges attract each other। ये हमें पता है, ये हमें बेसिक डेफिनेशन से ये चीज़ हमें पता है कि जो लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बट एट व्हाट रेट, ये प्रॉब्लम इश्यू होता है। अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन किस रेट से अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या फिर बहुत ही मतलब कि बिग अट्रैक्शन होगा या फिर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ये हमें पता नहीं है। ये पता है कि अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है तो चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन किस रेट से रिपेल करेगा, स्ट्रांगली रिपेल करेगा, मॉडरेटली रिपेल करेगा या फिर वैनिसली रिपेल करेगा। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यह बताता है किस रेट से कोई चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हम लोग क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ deals with the rate at which like charges repels and unlike charges attracts, राइट। तो बेसिकली यही बोलना था कि कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि रेट बेसिकली बताता है किस रेट से दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगी, किस रेट से दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बेसिकली ये तो कूलम्ब्स लॉ क्यों हम लोग पढ़ते हैं ये पता चला। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक और प्लस क्यू चार्ज है, राइट। तो एज पर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं कि ये जो चार्ज है वो चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी और ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, रिपेल करेगी। और ये जो फोर्स लगाती है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ये जो फोर्स लगाई दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो सेंटर वाला, इन दोनों चार्ज के सेंटर से जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इस चार्ज का सेंटर ये हुआ और इस चार्ज का सेंटर ये हुआ, और दोनों चार्ज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के अक्रॉस ही फोर्स लगेगा। यानी कि ये वाला जो चार्ज है ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये हमारा सेकंड चार्ज है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज है ड्यू टू सेकंड चार्ज, और ये जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। और हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। सिंस
ये जो फोर्स लग रहा है और चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यह चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, रिपेल कर रहा है, रिपेल कैसे करेगा, फोर्स लगा के, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यह इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि यह जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन। इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is acting along the line joining the centers of two charges। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F1 ड्यू टू 2 एंड F1 2 ड्यू टू 1, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रही है, इम्प्लाइड हो रही है। और ये देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज इधर लगा रहा है, ये चार्ज इधर लगा रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है, इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेज। दो चार्जेस के सेंटर्स पे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला। यह चार्ज फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड चार्ज हुआ, दोनों चार्ज के सेंटर्स को लिया और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अक्रॉस ही फोर्स लग रहा है। 11th के बेसिक फोर्सेस के नेचर को हम लोग पढ़े थे कि वैसे फोर्स जो कि लाइन मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में लगने वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो रहा है वो एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ वो कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। अगर कोई भी मान लेते हैं कि हम लोग क्लास 11th में भी हम लोग पढ़े थे कि सपोज दैट कि क्लास 11th हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़े थे कि यहाँ पर एक मास m है, m1 है, यहाँ पर एक मास m1 है और यहाँ पर एक मास m2 है। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव तो होती नहीं है, तो ये फोर्स इधर एक्ट करेगा और ये फोर्स इधर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये भी हमारे एक तरह का क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। तो जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स है। चूंकि यह भी लाइन ज्वाइनिंग दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग फोर्स यहाँ पे लगता था, उन दोनों ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मास होता था, तो दोनों मास के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के क्रॉस ही फोर्स लगता था, ऐसा सीन बनता था। तो हम लोग कहते थे कि वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वही हो रहा है कि दोनों चार्ज के सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन के क्रॉस ही फोर्स लग रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आई होप कि यहाँ तक के सोफार जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो क्लियर हो गया होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ये फोर्स इम्प्लाई लगा रहा है, ये चार्ज इधर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है और ये इसको जो फोर्स लगा रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। तब तक आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बाद में रिवाइज करने में ईजी होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट आउट।
ऑल राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। राइट। अब इस चार्ज के सेंटर्स को और इस चार्ज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन हमारा ये है। सपोज दैट दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हमारा कितना है, आर जो है वो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। और ये वाला जो चार्ज है वो हमारा फर्स्ट चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है हमारा सेकंड चार्ज है। तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे रिपेल करेगा एक फोर्स लगा के, और वो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वेक्टर फॉर्म में। अब ये वाला फर्स्ट चार्ज पे भी सेकंड चार्ज एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। राइट। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डिफाइन कैसे होती है, तो कूलम्ब्स ने बोला था कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, बिल्कुल ही सेम होती है। ऑलराइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, सपोज दैट यहां भी प्लस क्यू चार्ज है यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएंगे और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अनलेस एंड अनटिल रिमाइंड इट कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तभी जो फोर्स लगा रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज और इधर प्लस 5q चार्ज है फिर भी हम लोग बोलेंगे कि जो प्लस 5q चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा रही है वो इक्वल होगी इस चार्ज के। वैसा नहीं होगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तब रिपल्सन भी, ये जो चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी और ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। और अगर हम लोग डायरेक्शनली बात करते हैं कि डायरेक्शन का क्या सिनेरियो होगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू माइनस में फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। राइट। ये भी हमारे पास एक कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों फोर्स क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस एक्स की ओर लग रहा है, चूंकि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पढ़े हुए हैं बेसिकली, उसी को हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े हैं, ये ऐसे होता है तो, और ये इधर चला गया, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स हुआ, ये प्लस वाई होता है और ये हमारा क्या होता है, माइनस वाई होता है। ऑरिजिन से राइट की ओर बढ़ते हैं, ऑरिजिन से राइट की ओर बढ़ते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और ऑरिजिन से लेफ्ट की ओर प्रोसीड करते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। राइट। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्या मांगेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, सॉरी Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, और Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, दोनों डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है कि जब दो सेम नेचर वाले फोर्स को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तभी लगाएंगे जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब आते हैं कि कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है। ओके, तो यहां पे से अब हम लोग बेसिकली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ
कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के प्रोडक्ट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी निकालेंगे तो किसी एक चार्ज का तो निकालेंगे नहीं, दो से अधिक चार्जेस के बीच में ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा अगर हम लोग चार्ज लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन चार्जेस के बीच में लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2, राइट। ये हमारा फर्स्ट हुआ, तो ये चीज उन्होंने बोला कूलम्ब्स लॉ ने। सेकेंडली बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज। यस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यहां पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज between the charges, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं कि ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगा, ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगा, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का उन्होंने नियम बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पे से देख रहे हैं कि अब एक कंक्लूजन हमारे मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोग अब डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे गिवन होता है। तो फाइनली हम लोग कहेंगे कि जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। फर्स्ट सिनेरियोज में बोला कि फोर्स जोड़ा है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड सिनेरियोज में फोर्स जोड़ा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन में क्या किया, एसोसिएट किया। नाउ अब हम लोग फोर्थली कहेंगे कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। यहां पे हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस किया बाय K, राइट। तो यहां पे हमने क्या क्या माना है वो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। वेयर F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी चार्जेस, K जो है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये पॉइंट यहाँ पे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। के जो है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट ये हमारा नहीं है। और बाद बाकी तो हमें पता है कि Q1 Q2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। आर स्क्वायर जो है ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हुआ। और आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि के क्या हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अब हमें उसका मतलब हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे, बट यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक हमें फॉर्मूलाज मिल गया। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आगे इसका कंक्लूजन निकलता है। ओके, अब हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले बार में इसको पूरे रैप अप करेंगे। सिंस अब हम लोग जान गए हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर के पे पूरा जो यहाँ पे गेम है वो के साथ है, के साथ पूरा गेम है। बेसिकली क्या बात होता है ना कि क्या किस प्रकार से वेरिएशन करती है। सपोज दैट हमने दो चार्ज लिया, एयर में हमने दो चार्ज को रखा, तो दो चार्ज को जब हम एयर में रखेंगे तब उन दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कुछ अलग होगा। और वही चार्जेस को अगर हम लेंगे, उस दो चार्ज को लिया, दो चार्ज को हमने वाटर में सबमर्ज किया, वाटर में डालने पर उन दोनों चार्जेस के बीच के जो अट्रैक्शन है या फिर जो रिपल्सन है वो अलग हो जाएगा। उन दो चार्ज को हम लोग स्पेस में लेकर जाकर रखेंगे, तो स्पेस में जब जाकर रखेंगे उन दो चार्जेस के बीच के लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमें क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। यानी कि के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिवर्सली नहीं होती है। मतलब कि दो चार्जेस को एयर में रखेंगे तो लगने वाला फोर्स अलग होगा, वही दो चार्जेस को वाटर में लगेंगे तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, अलग होगा। तो आखिर के की वैल्यूज क्या लें, तो नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चंस में डिल आउट करेंगे वो एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि फॉर एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, value of k is taken as, k की वैल्यू जो होती है that is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि k की वैल्यूज कितनी हैं एयर के लिए, वैक्यूम के लिए और फ्री स्पेस के लिए। जो k की वैल्यूज हैं वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। ये वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा हैं, जो k की वैल्यूज हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी यूनिट भी हमें याद रखना होगा कि k का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस प्रकार से पढ़े हैं, सिमिलरली अगर हम लोग इसमें सिमिलैरिटी देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे गिवन रहता था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रहता था हमारे पास, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स ने दिया था। चूंकि दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछने देने को मिलता है, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा क्या है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आई होप कि इसे आप लोग गो थ्रू होंगे। यहाँ पर जो जी होती है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर जो जी की वैल्यूज होती है वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, और जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट।
तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं के की वैल्यूज और इधर हमने देखा जी की वैल्यूज को। तो के की वैल्यूज कितना ज्यादा है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और जी की वैल्यूज को हम लोग देख रहे हैं कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनाइट करने की कोशिश की। दोनों का जो हो रहा है वो स्ट्रक्चर हमें सेम टाइप का ही दिख रहा है। यहाँ पर दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था, हमारे पास यहाँ पे एक मास होता था m1, हमारे पास यहाँ पे एक मास होता था m1 और यहाँ पे एक मास होता था m2, और दोनों को कुछ सर्टेन डिस्टेंस r से सेपरेशन होता था। तो ये वाला m1 जो होता था, ये जो m2 होता था वो इसको अट्रैक्ट करता था और m1 जो है इसको अट्रैक्ट करता था। तो यही जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Fg। तो यानी कि दो मास हमेशा, चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी दो मास होता है एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। आखिर दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं, चूंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देखे हैं कि किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो या तो चार्ज होती है या फिर मास होती है। ये चीज़ तो हमने देख लिया था। लेकिन अब क्या है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहीं दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है। मतलब कहने का कि अगर दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, मान लेते हैं कि एयर में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको जब हम लोग पानी में उन दो चार्जेस को जिस प्रकार से उसी प्रकार उसी ओरिएंटेशन में उसी गैप पे अगर हम लोग उन दोनों चार्जेस को वाटर में रखेंगे तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन का नहीं होगा, उससे वैरी करेगा। उसको जाकर अगर स्पेस में रखते हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी 5 न्यूटन का नहीं हो, कुछ वेरिएशन होगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिवर्सल नहीं होता है। एयर में कुछ और लगेगा, वाटर में कुछ और लगेगा, स्पेस में कुछ और लगेगा, यूनिवर्स में कुछ और लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा यूनिवर्सल होगी। कहने का मतलब कि अगर दो मासेज को अगर आप अर्थ पे रखिए, अगर आप पानी पे रखिए, अगर आप एयर में रखिए, स्पेस में रखिए, अगर उन दो मासेज के बीच लगने वाला फोर्स अगर 5 न्यूटन है तो ऑलमोस्ट हर जगह उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन का ही होगा। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी नेचर में होती है और रिपल्सिव नेचर के भी होती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और दोनों फोर्स जो होता है वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो ये कॉमन कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज दोनों फोर्सेस के बीच में आती है, या फिर कॉमन जो हमारी डिसिमिलैरिटीज हैं, तो दोनों को हम लोग इस बार अगले पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ों को बता दिया है, तो उसको हम लोग इस बार कॉपीज में मेंशन भी कर लेते हैं। तो चलते हैं, मिटाते हैं, और आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, और इधर हमने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले हम लोग इसके बीच में सिमिलैरिटीज को लिखेंगे। सिमिलैरिटीज को लिखेंगे, राइट। तो सिमिलैरिटीज में जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है, दोनों फोर्सेस में जो सिमिलैरिटीज हैं कि इट एक्ट्स along the line joining the centers
ऑफ चार्ज। राइट। और इसमें जो आती है, इट आल्सो एक्ट्स along the line joining the centers of the masses। सेकेंड सिमिलैरिटीज क्या होती है? तो बेसिकली हम लोग सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, चूंकि ये चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेज है और ये मासेस के बीच में लगने वाली फोर्सेज हैं। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो चार्जेस के सेंटर्स के, जो चार्जेस का जो सेंटर होता है, मान लेते हैं कि दो चार्जेस के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, तो उन दो चार्जेस को सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अक्रॉस ही लगती है। और इसमें भी वही दो मासेस को ज्वाइन करने वाले लाइन्स के अक्रॉस ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब सेकेंड जो सिमिलैरिटीज है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसमें जो हम लोग सिमिलैरिटीज को एडअप करेंगे, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। राइट। अब हम लोग थर्ड सिमिलैरिटीज को क्या लिखेंगे कि इट फॉलोज ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल। दैट इज, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। यानी कि यह इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करती है। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इट आल्सो फॉलोज ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज दोनों के बीच में क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट से दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज को लिया है। पहला है कि यह एक्ट करती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है विद एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। ये इट आल्सो एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मासेज। यह हमारा कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज करती है या फिर अवे करती है इनवर्स स्क्वायर रूल को। इन द सेम मैनर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अवे करती है, फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर रूल को। सिमिलैरिटीज अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड्स में हम लोग इसकी डिफरेंसेस को देखेंगे कि क्या दोनों फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस होती हैं।
डिफरेंसेस हम लोग नोट डाउन करने जा रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव as well as repulsive in nature, राइट। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो दो मास होती है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्टिंग करते हैं, रिपल्सन की तो बात क्रिएट वहाँ पे नहीं होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड जो हम लोग डिफरेंस जो ले रहे हैं वो होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट यूनिवर्सली कांस्टेंट। राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो होती है वो हम लोग लिखेंगे इज नॉट यूनिवर्सली कांस्टेंट। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है इसमें ये लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इज यूनिवर्सली सेम। यूनिवर्सल कांस्टेंट कर देते हैं इसको, सिर्फ यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G is universally कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर हमने दो बेसिक डिफरेंसेस को यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली यही दो इसके बीच में बेसिक सा डिफरेंस हमारा हुआ कि यह जो होता है इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट इलाबोरेट करके हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और ये जो होता है डजंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने तीन डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करने का कोशिश किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो पहला जो डिफरेंस हमारे सामने आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दो चार्ज है तो दो चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों टाइप की सिनेरियोज पॉसिबल हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है, यानी कि अगर हमारे पास दो मासेज हैं तो हमेशा एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन का यहाँ पर बात ही नहीं होती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो होती है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो होती है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होती है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G है वो हमारा यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है। और G की वैल्यू हमारा क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूनिट याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट ये किसके लिए है, एयर के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है या फिर वैक्यूम के लिए है, राइट। बट ये किसके लिए है, यूनिवर्सल है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो G की वैल्यू है वो कितना कम है K की वैल्यू से, यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो मच अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वीक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी अट्रैक्टिव होती है बट ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने सिमिलैरिटीज़ को भी कवर आउट किया, डिफरेंसेस को भी कवर आउट किया दोनों फोर्सेस के बीच में। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसमें इन्वर्स स्क्वायर रूल को देखते हैं, चूँकि इन्वर्स स्क्वायर रूल बहुत हमने देखा है। तो आखिर जो इन्वर्स स्क्वायर रूल होती है वो क्या होती है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से हम लोग कहते हैं कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसा जो ग्राफ अगर हम लोग बनाएं F वर्सेस R का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो इन्वर्स स्क्वायर रूल में हम लोग क्या किस प्रकार से हमारा ग्राफ आएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ आता है इन्वर्स स्क्वायर रूल का, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर रूल में क्या है कि जैसे जैसे हमारा आर बढ़ रही है, आर जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता है ऑरिजिन से, ये हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से जैसे जैसे हम लोग आर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स क्या हो रहा है, घटते जाता है। तो बेसिकली अगर हमने आर को डबल किया, राइट, तो हमारा फोर्स क्या होगा, अगर हमने आर को डबल कर दिया तब हमारा फोर्स क्या होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, अगर हमने आर को डबल किया तो ये हमारा क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो एफ डैश जो हो जाएगा वो f/4 हो जाएगा, राइट। अगर हमने रेडियस को मान लेते हैं, इसको समझने के लिए कि हम लोग एक इवैल्यूएशन के लिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, राइट। दोनों के बीच का सेपरेशन आर है शुरुआत में, और लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने क्या माना है, एफ मान लिया, एफ मान लिया। अब सिनेरियोज क्या हमारा चेंज करके हमने क्या बोला कि अब हमने सेकेंड सीन में क्या किया ना कि आर को क्या हमने कर दिया, डबल कर दिया, आर को हमने कर दिया है डबल, यहाँ पे हो गया अब हमारा 2r, आर को हमने कर दिया डबल। अब हमारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो इन्वर्स स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हमने डिस्टेंस को दुगना कर दिया तो फोर्स जो होगा वो घटेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डेफिनेशन से पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम R को बढ़ाएंगे, अगर हम R को बढ़ाएंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और ये टोटल वैल्यू घटेगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, घटेगा, राइट। अगर हमने R को बढ़ाया तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अगर ये टोटल वैल्यू घटेगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। तो हमने क्या किया कि रेडियस को इस बार क्या किया, हमने डबल किया रेडियस को, यानी कि रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, तो दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का जो सेपरेशन है, सेपरेशन का जो डिस्टेंस है उसको जब हमने डबल किया तो फोर्स जो होगा वो 1/4 टाइम क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि जो अब जो एफ डैश जो निकलेगा वो f/4 होगा। तो यही हमने यहाँ पर एक फर्स्ट सीन में करके लिखा था कि इन्वर्स स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने चार्जेस के बीच के सेपरेशन को डबल किया तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाया तो फोर्स हमारा 4 गुना घट जाएगा। सेकेंड सीन में आती है कि अगर हमने डिस्टेंस को हाफ किया, अगर हमने डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स हमारा कितना टाइम बढ़ेगा, अगर हमने सपोज दैट कि ये हमारा फर्स्ट सीन हुआ था, सेकेंड सीन में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज था
और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था। यहाँ के डिस्टेंस को, सेपरेशन को हमने r से इस बार क्या कर दिया, हाफ कर दिया, r/2 किया। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब यहाँ पे F क्या लगेगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होती है, K Q1 Q2/r² होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि r को घटाया है, हमने r को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर हम लोग पुट भी करना चाहते हैं तो Fe' इज इक्वल टू K Q1 बाई r को हमने क्या पुट किया है, r/2 हमने कर दिया है, राइट, r/2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर Fe' क्या निकलेगा, Fe' इज इक्वल टू K Q2 बाई r² बाई 4 चला जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4। और ये हमें पता है कि K Q2 बाई r² क्या हुआ था, Fe हुआ था। तो Fe' जो है वो हमारा क्या हो गया, 4Fe हुआ। यानी कि इस सिनेरियोस में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ वो क्या हुआ, 4 गुना बढ़ गया। तो यही इन्वर्स स्क्वायर रूल से हम लोग कहीं ना कहीं वो निकालते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को अगर हमने डबल किया तो हमारा फोर्स क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा। और अगर हमने दोनों के बीच का सेपरेशन को अगर हमने आधा किया है तो लगने वाला फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। ये इन्वर्स स्क्वायर रूल का ग्राफ को वो फॉलो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर अब अगले स्लाइड्स में हम लोग जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ वेक्टर फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्केलर फॉर्म में तो हमने बहुत इसका इस्तेमाल किया। अब अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। उसके बाद फटाफट हम लोग 10-11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे करेंगे। ऑलराइट, तो फटाफट से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। और वहाँ एक चीज़ और कि ये जो K होती है, K की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है। इसको हम लोग अगले लेक्चर्स में डील करेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यूज़ को। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग बेसिकली क्या लेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर फॉर ए वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, राइट। तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होते हैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन कहने का मतलब हर मीडियम की एक यह क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। परमिटिविटी यही बताता है कि जिसकी मान लो कि हर मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलता है कि जाओ फोर्सेस के बीच में जो लगने वाला इंटरेक्शन है उसको डिक्रीज करो। कहने का मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो लगने वाला फोर्स कम होगा, किसी मीडियम की परमिटिविटी कम होगा तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि एयर की परमिटिविटी जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये परमिटिविटी क्या चीज़ है, एयर की है। तो एयर की जो ये K की वैल्यू हुआ, तो परमिटिविटी जिसका ज़्यादा होगा उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उस मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पर एट इंस्टेंट ये बात ध्यान में रखना है कि एयर की जो परमिटिविटी है वो सबसे कम है, यानी कि एयर में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। दो चार्ज को अगर हमने एयर में रखा है तो उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, और वही दो चार्ज को वाटर में रखेंगे, वही दो चार्जेस को हम लोग ग्लास में रखेंगे तो लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगेगा वो एयर में लगेगा, क्योंकि एयर की परमिटिविटी क्या होती है, सबसे कम होगी। और जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उस मीडियम में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। इस बात को इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, K। और K की वैल्यू से हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन होती हैं, राइट। और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, बट यहाँ पे एप्सिलॉन ही हम लोग रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट मान के चलते हैं, राइट। इंटू Q1 Q2 बाई r²। परमिटिविटी जितना कम फोर्स उतना ही ज़्यादा, परमिटिविटी जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही कम, परमिटिविटी जितना कम फोर्स उतना ही ज़्यादा, राइट।
बस यही बात है। और एयर एक ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी सबसे कम है, तो एयर में लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म से पढ़ने से पहले हम लोग तो अभी सिंस वी नो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो क्या होती हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ये कैसा हमारा है, स्केलर फॉर्म है। बट फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या इस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हम लोग इसमें फिर से एक बार एज्यूम्शन करते हैं कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इधर हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला ये लाइन हुआ। सेपरेशन हमारा आर हमने ले लिया है, मॉड आर ले लिया। अब इसको हमने मान लिया फर्स्ट चार्ज, इसको हमने मान लिया सेकेंड चार्ज। अब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऑलराइट, तो बेसिकली हमें वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आर को बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, तो यहां से लेकर ऑलराइट, तो यहां से लेकर यहां तक का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही हम लोग यहां क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग क्या मानेंगे, R1 माइनस R2। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या हुआ, R1 माइनस R2। अब यहाँ पे हमने जब F इज इक्वल टू के Q1, चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्या, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हमें हर चीज़ को क्या होगा, वेक्टर में डील करना होगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालने के लिए के Q1 Q2 निकालें, और नीचे जो हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे वो R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर। अब हम लोग तो ये तो लिख लें, ये मैग्नीट्यूड दे दिया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन लिखना होता है तो वेक्टर लिखते हैं डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो उस वेक्टर का हमें डायरेक्शन वेक्टर पता चलता है। चूंकि ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये हमें पता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वेक्टर लेंगे और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे। तो R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, राइट। अब हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हमारा, ये किस फॉर्म में हुआ, हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हुआ है। यही नहीं, अब हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हुआ। अब हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, इन द सेम मैनर, इधर डायरेक्शन लिया तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के
Q1 Q2 और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। और ये हमारा कौन सा हो गया वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ऑलराइट, अब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, जो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। वेक्टर आर हम लोग इसको मान सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब। सॉरी, Q1 Q2 तो छूट गया यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं Q1 Q2 ऑलराइट इनटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब। ये हम भी इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में ये भी हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। और इन द सेम मैनर सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोग को वेक्टर में भी क्लियर हो चुका होगा कैसे हम लोग वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यही हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। किसी भी फॉर्म में हम लोग को याद कर लेना होगा। तो बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या इंप्लीमेंट किए, साइन को इंप्लीमेंट किए, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है कि कूलम्स लॉ हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं। ऑलराइट, कूलम्स लॉ तो हमने देख लिया, बहुत डिटेल में देखा, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी को हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया। इसके बाद हम लोग अब लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ देखेंगे। तो फटाफट से इसको आप अपने कॉपी में मेंशन कीजिए और हम लोग इसको अब इरेज करने जा रहे हैं। 3, 2, 1। अब क्या कूलम्स लॉ हर जगह लगा सकते हैं, ये बेहद प्रॉब्लम है। तो नहीं, कूलम्स ऐसे भी साइंटिस्ट नहीं थे जो कि मतलब कि हर जगह यूनिवर्सली हम लोग कूलम्स लॉ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ सर्टेन लिमिटेशन है हमारे कूलम्स लॉ। तो लिमिटेशन से एक बार देख लेते हैं, एक 2 पॉइंट्स है लिमिटेशन का, बेसिक पॉइंट्स हम लोग कवर आउट करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ का, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बट not for extended charge। ऑलराइट, तो जो पहला लिमिटेशन है कि जो कूलम्स लॉ है वो वैलिड होती है केवल पॉइंट चार्ज के लिए और एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होती है। आखिर ये पॉइंट चार्ज होती क्या है? लिमिटेशंस में तो हम लोग लिखा कि पॉइंट चार्ज जो कूलम्स लॉ है वो वैलिड है केवल पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं वैलिड है। तो पॉइंट चार्ज को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन
between the charges is much smaller if the distance of separation between the charges is इसको ऐसे नहीं, अगले फॉर्म अलग फॉर्म में लिखते हैं। इफ द डायमेंशन, इसको लिखने का तरीका अलग हल्का करते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ द चार्ज of the charge is much smaller and can be ignored with respect to the distance of separation between the charge then the charges are said to be point charge। राइट, ये डेफिनेशन तो अभी तक समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। ये मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज है, ये आर हुआ, ये आर हुआ, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हुआ दैट इज कैपिटल आर हुआ। तो पॉइंट चार्ज इस चार्ज को, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। इफ, अब हमारा आते हैं डेफिनेशन पे। इफ द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज मच स्मॉलर, डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज मच स्मॉलर एंड कैन बी इग्नोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, विथ रिस्पेक्ट टू। तो अगर चार्ज का डायमेंशन बहुत छोटा हो और जिसे इग्नोर किया जा सकता है इसके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में, अगर इफ R is much greater than R, then ये दोनों चार्ज क्या होगा हमारा, पॉइंट चार्ज होगा। Then these charges are considered as point charge. These charges are considered as पॉइंट चार्जेस। ऑलराइट, तो यही बोलता है कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ वैलिड है किसके लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड लिमिटेशन पे। कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड तभी होगा जब चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। इट इज वैलिड only if the charges are at rest under electrostatic condition। चार्ज जब तक रेस्ट में है तभी तक हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और
थर्ड लिमिटेशन हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट लिमिटेशन और सेकंड लिमिटेशन को हमने देख लिया कि कुलम्स लॉ जो है वो वैलिड है केवल पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। पॉइंट चार्ज क्या होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर चार्ज का डायमेंशन बहुत स्मॉलर है उसको इग्नोर किया जा सकता है सेपरेशन ऑफ द चार्जेस के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और ये वैलिड है ओनली फॉर द चार्जेस, इट इज़ वैलिड ओनली इफ द चार्जेस आर एट रेस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशन। अब थर्ड लिमिटेशन है कि इट इज़ वैलिड only if the dimensions of the charge charges are regular, not arbitrary। यानी कि अगर चार्जेस का डायमेंशन रेगुलर है तब हम लोग उसमें कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर चार्जेस का डायमेंशन आर्बिट्ररी हो गया, इफ द डायमेंशन ऑफ चार्ज आर आर्बिट्ररी then we can't find the centers of the charges, hence we can't apply, all right, hence we can't apply कूलम्स लॉ, ऑल राइट। तो यही बात है कि जो चार्जेस का डायमेंशन है वो भी रेगुलर होना चाहिए, आर्बिट्ररी डायमेंशन वाले चार्जेस पे भी हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चंस का सीरीज आता है, तब तक आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ऑल राइट। तो चूंकि लेक्चर का टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है तो अगले लेक्चर्स में एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कूलम्स लॉ पे ढेर सारे बढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से अगर आपको चैप्टर में कोई भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो तो हमें कमेंट में पिन अप करें। आपको एश्योरेंस देता हूं कि विद इन 12 आवर्स आपको उसका प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। और अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पीडीएफ तो अटैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को अटैच कर रहे होंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं रैप अप करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। टिल देन कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।